Hello students, welcome back to another interesting video for revision course towards IIT JEE। मैंने रिवीजन कोर्स का एक सीरीज़ बनाया है। आप अगर नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ आपको ऑलरेडी रिवीजन सीरीज़ पे 2 वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे मिलेगा। तो उसी सीरीज़ को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जनवरी सेशन है जेई मेन का वो काफ़ी अच्छा गया उनका, और उनके लिए जेई मेन का जो नेक्स्ट सेशन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दे आर स्ट्रेट वे लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग इनटू द IIT JEE यानी जेई एडवांस के लिए। तो उनके लिए भी वीडियोस लगातार बनते रहना चाहिए। तो मैं आज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर जेई एडवांस्ड रिवीजन। तो चलिए, इसमें जो सिचुएशन है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ क्या करना है हम लोगों को। ये हॉरिजेंटल लाइन मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो इसीलिए ये हाँ अब लगता है ठीक बना। तो ठीक, ये एक ट्रायंगुलर वेज है, दिस इज़ 45 डिग्री, और यहाँ एक स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल इज इन पोजीशन, ये एक स्फेरिकल बॉल है। अब स्फेयर सर्कल ठीक से बन जाए, सर्कल बनना ही डिफ़िकल्ट होता है ना। हाँ लगभग हो गया, ठीक है ना। हाँ वेल, इट इज़ गुड टू सी नाउ। सो दिस इज़ अ वर्टिकल वॉल, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है। दिस सरफेस इज रफ, ये एक रफ सरफेस है विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सजेस्टेड म्यू। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका मास कैपिटल M, और एक ट्रायंगुलर वेज, इसका भी मास कैपिटल M है, ठीक है। Could you understand? The mass of the spherical ball is capital M and that of the inclined plane, यानी कि एक वेज है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? This is a wedge, ये है एक वेज, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ये एक स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो अब कह रहा है हमें इस क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालना है वो है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू so that the wedge remains at rest। वेज जो है रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या होगा? म्यू क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सजेस्टेड फॉर द रफ सरफेस। ये रफ हॉरिजेंटल सरफेस रफ है। रेस्ट ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, यानी कि स्फेरिकल बॉडी और वेज का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, और वर्टिकल वॉल जहाँ स्फेरिकल बॉडी का कॉन्टैक्ट है वो भी स्मूथ सरफेस है। सो दिस 2 सरफेसेस आर स्मूथ। द बॉटम सरफेस, द हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द वेज इज अ रफ सरफेस। तो अब हमको म्यू का वैल्यू निकालना है, यानी कि अगर ये कह रहा है कि वेज रिमेन्स एट रेस्ट, इसका मतलब इसका तो वेट है डाउनवर्ड जाएगा, तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? इसके वेट की वजह से नीचे आएगा और ये वेज राइट साइड जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। दैट मीन्स कि राइटवर्ड पुशिंग इफेक्ट जो होगा वो फ्रिक्शन से काउंटर बैलेंस होना चाहिए। ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं।
तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या डिस्कस करना है, क्लियर है ना सबका? हाँ, तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसका मतलब इसका जो टेंडेंसी ऑफ राइटवर्ड मोशन होगा बाय वर्च्यू ऑफ द वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉल, तो उस फोर्स के होने के बावजूद भी वो राइटवर्ड नहीं मूव कर रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज फ्रिक्शन, द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम किसका? पहला बॉल का बनाते हैं, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया वो स्फेरिकल बॉडी, ये सेंटर, ठीक है। इधर से एक कांटेक्ट फोर्स होगा, लेट इट बी N1, है ना। ये साइड वॉल के कांटेक्ट में है तो इधर से एक होगा, दूसरा सरफेस ऑफ कांटेक्ट यहाँ है ऐसे करके 45 डिग्री में, तो यहाँ से एक फोर्स इधर एक्ट करेगा, लेट इट बी N2, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल हमारा कितना है? ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। तो अगर स्फेरिकल बॉडी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसका मतलब स्फेरिकल बॉडी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये अगर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड नहीं जा पा रहा है, यानी कि स्फेरिकल बॉडी का भी अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फोर्स लेना होगा। तो व्हाट आई शुड डू, मेरे को इनटू को रिजॉल्व कर देना चाहिए इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। ये था हमारा इनटू फोर्स, तो इनटू का देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स, ज्योमेट्रिकली 45, ये 45, फिर आप इसको दोनों को किसी को भी 45 दिखाओ, एक ही बात है। तो ये अगर मैं 45 लिखता हूँ तो दिस इज इनटू कॉस 45 वर्टिकली अपवर्ड, और हॉरिजेंटली क्या होगा, ये होगा आपका इनटू साइन 45। इज दैट क्लियर? और वेट ऑफ इधर जो हमारा इनटू फोर्स था और वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी हैज टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल का इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंसिंग होगा और साथ में क्या होगा, वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस होना चाहिए ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस मतलब N1 मस्ट बी काउंटर बैलेंस बाय N2 sin 45 ऑन द बॉल बैलेंसिंग फोर्सेस, यानी कि ऑन द बॉल लेफ्ट टू राइट इज N1 बाई दिस वॉल की वजह से जो फोर्स लगेगा N1 राइटवर्ड, और वेज की वजह से जो कांटेक्ट फोर्स लगा N2 वो तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है, तो उसका रिजोल्यूशन कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब है कि N1 विल बी इक्वल टू इनटू साइन 45, ठीक है, जिसका मतलब लिख सकते हैं ये N2 बाई रूट 2 साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, एंड वर्टिकल के लिए लिख सकते हैं into cos 45 is equal to mg, and into cos 45 that should be equal to mg, यानी कि यहाँ से फिर लिख सकते हैं into बाई रूट 2, cos 45 का मतलब क्या है 1 बाई रूट 2, दैट इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन था N1 इज इक्वल टू N2 बाई रूट 2, दिस वॉज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको क्या रिलेशन मिल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट डाउन फ्रॉम, अच्छा अब इस पार्ट को तो मिटा सकते ना, ये फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से सॉल्व करें तो N2 को लिखा जा सकता है रूट 2 mg, N2 को, या एक तरह से कहा जाए कि यहाँ N2 बाई रूट 2 जो है, N2 बाई रूट 2 जो इक्वेशन 1 में आया है वही N2 बाई रूट 2 इज बैलेंसिंग mg। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू रूट 2 mg एंड N1 कैन बी रिटन mg। ये दो रिजल्ट हम लोगों को मिला, ठीक है। वी गॉट दिस 2 रिजल्ट बिकॉज
N2 by root 2 is available in both equation 1 and equation 2, तो दोनों N2 by root 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में N1 और N2 by root 2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में mg, तो इसका मतलब N1 mg हो गया और N2 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया रूट 2 mg। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमको N1 और N2 के बारे में मिल गया बाई कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द स्फेरिकल बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेज। अब आते हैं वेज के बारे में। तो वेज का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, सो ऑन द वेज बाय द स्फेरिकल बॉडी वो होगा N2। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बाय द वेज ऑन द स्फेरिकल बॉडी फोर्स लगाता है N2, तो यहाँ भी बाय द स्फेरिकल बॉल ऑन द वेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, वेट ऑफ द वेज इज mg डाउनवर्ड और बाय द ग्राउंड मान लीजिए एक थर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स N3 ग्राउंड की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन सजेस्टेड तो वो लेफ्टवर्ड होना चाहिए। क्यों लेफ्टवर्ड? कारण है कि ये जो ध्यान से देखो, ये जो डायरेक्शन ऑफ N2 है इसको रिजॉल्व करेंगे तो इफेक्ट ऑफ N2 विल बी अंडरस्टूड दिस वे। तो N2 का जो वैल्यू है ज्योमेट्री के हिसाब से ये 45, तो ये 45, तो नीचे की तरफ लिख सकते हैं दिस इज N2 cos 45 और इधर लिख सकते हैं N2 sin 45। ठीक है, और यानी कि हॉरिजेंटल टेंडेंसी ऑन वेज बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द स्फेरिकल बॉल की वजह से जो वेज में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस स्लोप, इस स्लोप से परपेंडिकुलर, उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजेंटल जाएगा। तो जो हॉरिजेंटल फोर्स गया N2 sin 45, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में इधर फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। क्लियर है? फाइन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैट मीन्स फॉर वेज टू रिमेन एट रेस्ट क्या होना चाहिए? वेज के लिए कंडीशन हॉरिजेंटल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंसिंग, यानी कि एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वी कैन राइट डाउन F विच इज इक्वल टू N2 sin 45। ठीक है, दैट इज F का मतलब हो गया म्यू इंटू N3। इस सरफेस का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया बाय द ग्राउंड ऑन द surface of horizontal surface of wedge is N3, so that should be equal to N2 sin 45, that is N2 by root 2. The value of N2 by root 2 we got it earlier in equation 2, that was mg, तो N2 by root 2 को mg लिख सकते हैं। ठीक है, और N3 की जगह लिख सकते हैं म्यू इंटू, इंस्टेड ऑफ N3 यहाँ ध्यान दो वर्टिकल में डाउनवर्ड फोर्स N2 sin 45 भी नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ है और N3 ऊपर, तो N3 का मतलब है इट इज N2 बाई रूट 2, कारण cos 45 को भी तो 1 बाई रूट 2 कह सकते हैं ना, तो N2 बाई रूट 2 प्लस mg दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, फार्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 बाई रूट 2 को फार्दर mg लिखेंगे, तो यानी कि N2 बाई रूट 2 अगर mg हो गया तो ये हो गया म्यू इंटू 2mg दैट इज इक्वल टू mg ओनली, क्योंकि N2 बाई रूट 2 क्या था mg, तो यानी कि mg हमारा कट गया, तो क्या मिल गया म्यू मिनिमम इज 1/2। ये मिनिमम का कंडीशन ही बात किया, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा f मिनिमम नहीं होगा, म्यू का वैल्यू और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, f का वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में म्यू का अगर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू में ये इक्विलिब्रियम है, मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, सो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। तो वैल्यू कितना आया, म्यू इज कमिंग 1/2, suggesting the wedge not moving along the horizontal
लाइन, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो जब वेज इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो वेज एंड द स्फेरिकल बॉल द होल सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे है जहां हम लोग पूरा इक्वेशंस का इक्विलिब्रियम कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करेंगे और बहुत ध्यान से फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, तो इक्वेशन राइटिंग विल बी वेरी सिंपल फॉर अस। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।